तो आपसे गुजारिश है कि कल की क्लास आप एंगेज कर लें, क्योंकि हमने कल तक ना कोर्स सारा कंप्लीट करना है। वैसे भी हमने सारा नहीं कर सकते कोर्स जितना हमने करना था, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे, क्योंकि सेमेस्टर आपका शॉर्ट था, तो उस वाले से आप हम ना इसमें स्टार्ट करते हैं जी। टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड एडिटिव्स एंड एडल्ट्रेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एडिटिव्स जो है ना हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ या ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज आती हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड शेल्फ स्टेबिलिटी ऑफ फूड्स। तो अगर हम फूड एडिटिव की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है कि अदर देन बेसिक फूड कंपोनेंट्स एडेड टू फूड इन अ साइंटिफिकली कंट्रोल्ड अमाउंट। तो ये हम थ्रू R&D इस चीज़ का अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा एडिटिव कितना जो हम डालेंगे तो उससे रिक्वायर्ड बेनिफिट मिलेगा या रिक्वायर्ड उसमें इफेक्ट आएगा। और चूंकि जितने भी आपके जो एडिटिव्स हैं ये केमिकल होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और इनका अगर हम ओवरडोज करते हैं तो उसकी वजह से इनके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। खासतौर पे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। तो उस वाले से इनको केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए और जो रिकमेंडेड डोज है उसका इस्तेमाल में करना चाहिए। सो दे आर एडेड टू प्रिजर्व फ्लेवर और इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड अपीयरेंस। तो वही बात है कि फ्लेवर को करने के लिए इम्प्रूव या उसके अपीयरेंस को करने के लिए। तो एक बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ जी कि जो फ्रेश फूड है उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जब हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का, एडिटिव्स का, तो हम उससे प्रिजर्व तो कर होते हैं लेकिन उससे हम लॉस भी कर होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को और बाकी चीज़ों को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना हो सके फ्रेश जो अवेलेबल फूड्स हैं उनका इस्तेमाल करें। हाँ, अगर हमें कहीं पे मजबूरन यूज़ करना पड़े प्रिजर्व्ड जो फॉर्म में फूड्स हैं तो वो हम करें, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है, अगर हम स्पेसिफिकली यूज़ ही ये फूड करते हैं जो केमिकली प्रोसेस्ड हैं, तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर जो है ना वो साइड इफेक्ट होगा। तो सम एडिटिव्स यूज्ड फॉर सेंचुरीज, कुछ एडिटिव जो ना बहुत अरसे से हम यूज़ करते आ रहे हैं, इंसान पुराने ज़माने से यूज़ करता आ रहा है, जैसे कि पिकलिंग करना, अचार वगैरह का डालना, यानी कि विनेगर के अंदर सिरके का अचार होता है, सॉल्टिंग करना। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल है वाइन्स के अंदर यूज़ करना। चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था इसका इस्तेमाल। सॉल्टिंग का भी इस तरह से इस्तेमाल हुआ मुख्तलिफ जो ट्रेडिशन के अंदर। इसके अलावा हाई शुगर प्रिजर्व जिसे मुरब्बाजात बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं। सो टू कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव्स, इंटेंशनल एडिटिव्स हैं जिनमें आते हैं प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आ सकते हैं। तो ये सारे सारे ऐसे हैं कि जो हम यूज़ करते हैं इंटेंशनली, खुद से यूज़ करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। और दूसरी तरह के जो है ना उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंटल, के जो अतफाकी तौर पे, हादसाती तौर पे उसमें ऐड होते हैं हमारी विल के बगैर। तो इसलिए उनको हम एडल्ट्रेंट भी कहते हैं कि जो हमारी विल के बगैर जो उसमें ऐड हो जाते हैं उन्हें हम इंसिडेंटल कहते हैं, और उनको हम कहते हैं ये एडल्ट्रेंट्स हैं। So approximately 300 substances recognized as food additives, अगर आप देखें टिल प्रेजेंट टाइम तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ शक्लों में हमें ये अवेलेबल हैं जो आपके एडिटिव्स, ठीक है ना। और 60 to 70 फूड एडिटिव्स जो है ना वो इंजेस्टेड डेली इन द US। ये डाटा जो है जो कि लिया गया इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट से। तो 60 to 70 जो फूड एडिटिव है ना वो इंजेस्ट किए जाते हैं डेली US के अंदर, डेली डाइट के अंदर।
तो एज पर FDA रीजंस टू यूज एडिटिव इन फूड्स, तो फूड में एडिटिव यूज करने का मकसद क्या है? ये जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है जी कि ये हम इसलिए यूज करते हैं कि टू मेंटेन प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, कि उसकी एक जो प्रॉपर शक्ल है वो बरकरार है। जैसे स्टेबलाइजर्स हैं, एंटी केकिंग एजेंट हैं। स्टेबलाइजर यूज करते हैं जूसेस के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, ताकि उनकी सेपरेशन ना हो। एंटी केकिंग एजेंट यूज करते हैं कि आपस में एग्रीगेशन ना बने। जैसे नमक है, एक नमक को यूज करते हैं हम रिफाइंड सॉल्ट, एक होता है घर का नमक। जो घर वाला नमक होता है जैसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो अक्सर बरसात के मौसम में डलियां बनती हैं, लेकिन जो रिफाइंड सॉल्ट है उसमें डलियां नहीं बनती। वजह क्या होती है कि उसमें एंटी केकिंग एजेंट यूज हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जितने भी ये एंटी केकिंग एजेंट है, ये भी पता है अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका नुकसान तो होगा। तो इम्प्रूव और मेंटेन न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे कि वाइटामिन हैं, मिनरल्स यूज करते हैं। जितने भी आपके ये घी वगैरह है उनके अंदर हम ऐड करते हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के। जैसे फ्लावर के अंदर आयरन की सप्लीमेंटेशन होती है। इसके अलावा जो नमक है उसमें आयरन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल भी जो है विटामिन्स का और मिनरल्स का, ये भी अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए। बिला वजह ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका भी नुकसान हो सकता है। Then to maintain palatability and wholesomeness, preservatives हैं, antioxidants हैं। Then provide leavening और control acidity, alkalinity, जिसमें leavening agents हैं and acidulants हैं। leavening agent होते हैं कि जो softness देते हैं, जैसा कि ये केक बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं, उसको सॉफ्टनेस देने के लिए, लीवन करने के लिए ब्रेड को हम लीवनिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसमें आमतौर पे यीस्ट यूज करते हैं। केक वगैरह के अंदर यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसे बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसके अलावा टार्टारिक एसिड होता है। तो वो दोनों मिलके जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डिजायर्ड टेक्सचर डेवलप होता है केक का। देन टू एनहांस फ्लेवर और इम्पार्ट डिजायर्ड कलर, स्पाइसेस हैं, फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं। तो ये फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ना सिर्फ जूसेस में या बाकी चीज़ें, बल्कि ये जितने भी आपके मसाले हम बना रहे हैं, नेचुरल के मसाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स का इस्तेमाल है। नेचुरल जो मसाले हैं उनका इतना तेज़ फ्लेवर नहीं होता जितना कि वो नेशनल का अगर आप परचेज करते हैं बाजार से, तो उसका बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही होती है। तो आजकल तो हांडिया पकाना इतना मुश्किल रहा नहीं है। अगर इंतहाई ना तजुर्बाकार खातून भी हो तो वो भी अच्छा खाना पका सकती है, थोड़ा सा अगर वो हिम्मत से काम ले तो बहरहाल हर चीज़ में आसानियाँ आ चुकी हैं। देन यूज़ ऑफ एडिटिव्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, ज़ाहिर सी बात है, इस पर काफ़ी बिग डिबेट है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि नहीं करना चाहिए, नुकसानदेह हो सकता है। और इसमें मुख्तलिफ फोरम्स पे बहस होती है कि इनका इस्तेमाल जो ज़्यादा डाइट में नहीं होना चाहिए। कंज्यूम्ड इन एक्सेप्टेबल डेली इनटेक रेंज, उसकी वजह से नो प्रोमिनेंट थ्रेट। अगर आप इसको विद इन लिमिट्स खाते हैं तो फिर नुकसान नहीं होता, लेकिन इनके खाने का बॉडी को 1% भी फायदा नहीं होता। तो इससे फिर हम क्या कह सकते हैं कि जिसका खाने से हमें फायदा नहीं हो रहा और ज़्यादा खाने से नुकसान हो रहा है, तो फिर इसको आप खाएं ना। क्या ख्याल है? खाने का फायदा नहीं ना फिर है। इसलिए बेहतर है कि आप जितना हो सके फ्रेश फूड्स को इस्तेमाल करें और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें। देन प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और ऑक्सीडेशन। फर्स्ट प्रिजर्वेटिव जो हमने यूज़ किया हिस्ट्री में वो स्मोक था, धुआं दे के। तो उसको एक तो फ्लेवर डेवलप होता है, जैसे आजकल बारबेक्यू है तो उसमें भी वो धुआं वगैरह दिया जाता है, और उसके अलावा उसको उस पर क्या कहते हैं, इसकी रोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा सॉल्ट का इस्तेमाल है। सॉल्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से वाटर वगैरह को बाइंड करता है। देन एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड विनेगर, ऑयल एंड हनी। ये जो पहले दौर में मम्मियाँ वगैरह जो करते थे अपने वो बुजुर्गों को स्टोर करते थे, तो उसमें भी वो हनी का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी वो काफ़ी देर तक ना प्रिजर्व फॉर्म में रही। देन एंशिएंट एशिया और ग्रीस एंड चाइना, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी यूनान के लोग थे, चाइना के लोग थे, और बाकी जो शाम के लोग हैं,
ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते थे फॉर प्रिजर्वेशन, तो आजकल भी हम यूज करते हैं इसको सल्फर डाइऑक्साइड को। देन लेट 15th सेंचुरी फर्स्ट लीगल एक्शन डायरेक्टेड अगेंस्ट केमिकल फूड एडिटिव्स, और 15th सेंचुरी में इसका एक लॉ भी बन गया जिनके केमिकल एडिटिव्स को यूज करने के वाले से। और 18th सेंचुरी में हॉफर जो था उसने जनाब बोरेक्स को यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट को यूज किया एज अ प्रिजर्वेटिव। Then by the beginning of 20th century, synthetic chemicals began to be used as food preservatives, और तकरीबन 20th century में इनमें काफी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया और इसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाने लगा फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे और एडिटिव्स के तौर पे। Then chemical preservatives must fulfill certain conditions. जो preservatives हैं इनका कुछ ना कुछ जो हम कहते हैं कि इनको रूल्स ओबे करने चाहिए, उसमें क्या जी, इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक एंड सुटेबल फॉर एप्लीकेशन। देखिए वो नॉन टॉक्सिक को माइक्रोब्स को तो किल करे लेकिन ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। इट मस्ट नॉट इम्पार्ट ऑफ फ्लेवर व्हेन यूज्ड एट लेवल्स इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जिस लेवल पे हम उसको यूज कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें कोई फ्लेवर ना ऐड करे हमारे फूड में। एंड इट मस्ट बी रेडली सॉल्युबल हो जाए ना, वो होके अपना इफेक्ट दे सके। अगर प्रॉपर उसको डिसॉल्व करना मुश्किल होगा तो वो फिर यूनिफॉर्म तौर पे इसमें डिस्पर्स नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से इसका रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं आएगा। It must exhibit antimicrobial properties over the pH range of each particular food. तो ये भी मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जितने भी आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं दे वर्क एट डिफरेंट पीएच रेंज। कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ बेसिक में करते हैं, कुछ न्यूट्रल में करते हैं। मोस्टली जितने भी हम यूज करते हैं वो आमतौर पे एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए हम साथ उसके यूज करते हैं आमतौर पे कोई ना कोई एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड हम लाजमी यूज करते हैं इनके साथ, तो उसमें सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। तो अगर हम उसमें एसिडिटी जो है डेवलप नहीं करेंगे तो वो प्रिजर्वेटिव भी काम नहीं कर सकेगा। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल टू यूज। तो दूसरी बात है कि वो इतना महंगा भी ना हो कि उसकी वजह से हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए। तो प्रिजर्वेटिव्स में सबसे पहला प्रिजर्वेटिव आता है जी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड जिसको हम आजकल कहते हैं जी सोडियम बेंजोएट, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हम आमतौर पर ये सिरप्स वगैरह में, जैम्स में और केचप में यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल। तो यूज एज सोडियम बेंजोएट, लेस टॉक्सिक है, मोर सॉल्युबल है, यूज इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, कार्बोनेटेड एंड स्टिल बेवरेजेस है, सिरप्स में, जैम, जेलीज, प्रिजर्व, साल्टेड मार्जरीन में है, कैवियर है, ये जो फिश के एग होते हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओमेगा और बाकी इस तरह के चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन के वाले से। तो कुछ लोग इसको कंज्यूम करते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो फिश एग को कैवियर बोलते हैं। तो रिकमेंडेड डोज की जो है ना बेंजोइक एसिड की वो 0.05 टू 0.1% के करीब होगी। तो इंजेक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड और सोडियम साल्ट कॉज वेट लॉस, डायरिया, इरिटेशन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन्स है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो सकता है एंड किडनी हो सकता है, देन हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है एंड पैरालिसिस फॉलोड बाय डेथ। तो अगर ज़रा ले लेंगे तो इसकी वजह से आपका लिवर जो है डैमेज होगा, इससे किडनी डैमेज होगी, आपके एनलार्जमेंट हो सकती है लिवर की, ठीक है ना। इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं। मोस्टली जो बच्चे हैं केचप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। केचप ज़्यादा खाएंगे, खाना कम खाएंगे, तो जितना ज़्यादा केचप खा रहे हैं इसका मतलब उतनी ज़्यादा आपके अंदर उसकी वो अमाउंट भी जा रही है, इसलिए नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना ये मिनिमम जो डोज है जो कि नुकसानदेह हो सकती है किसी के लिए, वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। रैट्स के लिए LD50 दी है मिलीग्राम पर केजी और बॉडी वेट के वाले से। तो ये यहाँ पे आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। Then total benzoic acid dose exceeded within 10 to 14 hours and 75 to 80% exceeded within 6 hours. तो देखें कि जो आपके अंदर प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं, ये जैसे बेंजोएट जा रहा है, मैंने आपको बताया था, इसका 1% भी आपकी बॉडी को फायदा नहीं है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो भी आप खाएंगे उसको निकालना पड़ेगा बाहर बॉडी को, और उसके लिए लिवर और किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो पहले 10 से 14 घंटे अगर आप खाएंगे ना, मतलब ये तो 10 से 14 घंटे में जो बॉडी है 75 to 80% निकाल देगी बाहर।
ठीक है ना। और उसके बाद जो बाकी फर्दर है वो अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़े, यानी कि जितना ज़्यादा आप ले रहे होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को काम करना पड़ता है उसको बॉडी से एक्सीड करने के लिए। तो 80% जो एक्सीडेड विद इन 6 आवर्स, ठीक है ना। 90% कॉन्जुगेटेड विद ग्लिसरीन है। अब कुछ चाह के अंदर कॉन्जुगेशन बना लेता है, मतलब दूसरे यानी कि जो आपके माइनर स्टूडेंट के साथ बाइंड कर लेगा, उनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। तो ये भी है। अपीयर्स इन यूरिन एज हिपोयूरिक एसिड, तो अगर वो ग्लिसरीन के साथ मिल जाएगा तो वो यूरिन में एक्सीड होगा इन द फॉर्म ऑफ हिपोयूरिक एसिड, जो कि अब आपकी अवेलेबिलिटी कम कर देगा माइनर एसिड्स की एब्जॉर्प्शन की। Then rest conjugated with glucuronic acid to form benzyl glucuronide. तो trace amount forms hydroxybenzoic acid after hydroxylation. यानी कि ये सारे सारे इसके मेटाबोलाइट्स हैं जो बॉडी में बनते हैं। जब आप उसको खा रहे होते हैं तो कुछ इसका ऐसा निकल जाएगा, कुछ इसका बाइंडिंग में हो जाएगा, और इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह के मेटाबोलाइट्स जो है ना वो बन जाएंगे। हमेशा बॉडी की कोशिश होती है कि जो आपके अंदर कोई चीज़ चल गई है उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए जिससे बॉडी को नुकसान ना हो। इसलिए ये सारे सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं ये बॉडी अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बनाती है, या फिर इनको एक्सीड करने के लिए ये उसको कन्वर्ट किया जाता है। Then lower aliphatic esters of benzoic acid first hydrolyzed by esterase, liver and intestine, subsequently degraded. तो इसमें मतलब लीवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो, और उसके अलावा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें कोई एंजाइम मौजूद है, वो इनको डिग्रेड करके फर्दर जो है ना वो एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। देन सॉर्बिक एसिड है, पोटेशियम सॉर्बेट आता है जी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट यीस्ट मोल्ड बट आर लेस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो आमतौर पर ये ब्रेड वगैरह के अंदर यूज करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और केक्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं। और फूड फाउंड superior to benzoates for preservation of margarine, fish, cheese, bread and cake. तो इनमें ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू बेंजोएट। देन प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक है, और इसका 5% तक ले लेना अगर आप डाइट में, तो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन है कि अगर आप 10% तक जाते हैं तो फिर इससे आपका लिवर डैमेज हो सकता है। कैन एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर नॉर्मल कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म इन मैमल्स, ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनली वाटर। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, बॉडी इसको कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन फिर वही बात, अगर ज़्यादा खा रहे होंगे तो उसका नुकसान होगा और बॉडी इसको नहीं कर पाएगी जल्दी कन्वर्ट। नॉट म्यूटाजेनिक और ट्यूमरजेनिक एंड टेट्रोजेनिक। तो ये म्यूटाजेनिक होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है ना। ट्यूमरजेनिक है जो ट्यूमर कॉज करता है, और टेट्रोजेनिक होता है कि जो आपके जो फ्यूटस की ग्रोथ है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर वो माएँ खाएंगी इसको तो उनकी जो बेबी की जो ग्रोथ है बॉडी के अंदर वो सही नहीं होगी और वो अब नॉर्मल भी हो सकता है। देन ये इसकी कुछ वही LD50 डोज आ रही है जो आपको पहले बताया था मैंने कि मुख्तलिफ तरह की जो उसकी वो डोज दी जाती है कि अब यहाँ पे रैट्स के हवाले से दिया गया, मॉस के हवाले से दिया गया, तो ये सारा कुछ। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जी, सब्स्टिट्यूट फॉर हीट पैस्चराइजेशन है। ये आमतौर पे दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, और इसके अलावा जापान के अंदर फिश पेस्ट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको करने के लिए। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज करते हैं, ये आमतौर पर खवातीन यूज करती हैं ब्लीच करने के लिए। इसके अलावा आप जो फूड्स हैं जैसे कि शुगर है, शुगर को ब्लीच करने के लिए, इसका रंग कम करने के लिए हम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं। हाईली प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना वो यूज करते हैं हम चीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वहां पे ना ये इसको ना जैसे इलास्टिक देती है, रबड़ी किस्म का उसको देती है टेक्सचर। अभी आप ये खाते हैं जब पिज्जा खाते हैं तो वहां पे उसकी एक स्पेसिफिक लचक और वो जैसे तारें सी बनती हैं, तो वो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हीट करने की वजह से उसमें एक लेदरी और रबर लाइक उसमें एक टेक्सचर डेवलप होता है। देन इंडस्ट्री ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है 3 to 35% होती है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये पानी के अंदर वो 3 से 35% प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। देन कमर्शियल होम प्रोडक्ट्स में 3% तक होती है। और रैट्स के अंदर अगर देखा जाए तो 700 मिलीग्राम पर के जो बॉडी वेट है ना वो अगर आप लगाएं उसमें इंजेक्शन तो वो उसको डेथ हो सकती है। और 21 मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट अगर इंट्रावेनस दे दें यानी कि डायरेक्ट ब्लड में दे दें तो वो डेथ हो सकती है। और सबक्यूटेनियस का 700 तक है।
क्योंकि वो टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से ब्लड में जाएगा। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स्ड इन फीड, नो अबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व। तो अगर फीड में डालते हैं चूहों के तो उसकी असर में कोई ऐसी नजर नहीं आई हमें साइड इफेक्ट्स। देन आता जी आपका फिरफुराइल आता है जी, ये से हम आमतौर पे कहते हैं जी फिरफुराइल फ्यूरामाइड कहते हैं इसको, और ये डेरिवेटिव है नाइट्रोफ्यूरान का, ठीक है जी। और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1944। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, डिपेंड्स ऑन नाइट्रो ग्रुप इन द फिफ्थ पोजीशन ऑफ द फ्यूरान रिंग। उसमें एक फ्यूरान रिंग है, फ्यूरान रिंग के अंदर ना फिफ्थ पोजीशन पे ना वो क्या लगा हुआ है जी, अपना नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो उसकी वजह से इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जब हम यूज करते हैं तो बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ब्लॉक कर देता है, उसकी एनर्जी प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि वो उसकी डेथ हो जाती है। तो मैनी डेरिवेटिव्स यूज बैडली इन क्लिनिकल एंड वेटरनरी मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक्स फॉर एनिमल्स एंड फूड्स। तो इसका इस्तेमाल जो जानवरों की अंदर भी है, जानवरों की मेडिसिन वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर भी है, और फूड के अंदर भी हम यूज इसको करते हैं। सो फिरफुराइल फॉर्माइड जो है ना लीगली प्रूव्ड इन जापान, सोयाबीन कर्ड, हैम सॉसेज फिश, हैम फिश सॉसेज एंड फिश पेस्ट, इस इन सारों को प्रिजर्व करने के लिए ये यूज करते हैं। ये टोफू एक डिश है, ये बनाते हैं आमतौर पर फर्मेंट करके ना, सोयाबीन का उसको फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन का निकाल के ना मिल्क उसको वो करते हैं, फर्मेंट करते हैं उसको, इससे टोफू बनाते हैं। इसके अलावा हैम है, ये गोश्त वगैरह की जो डिशेज होती हैं, सॉसेज होती है, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। देन 1973 के अंदर ना ये जो फिफ्राइल फॉर्माइड जो है वाज प्रूव टू बी म्यूटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक इन वेरियस माइक्रोबियल टेस्ट सिस्टम्स। तो 1973 में जाके पता लगा, अब देखिए 44 में डेवलप किया गया और 73 में जो है ये पता लगा जी कि ये कार्सिनोजेनिक भी है और म्यूटोजेनिक भी है। तो आप जितना भी पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव के बारे में आपको पता लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पे जरूर इनका नुकसानदेह असर है, और बाज दफा उसका पता ज़रा लेट लगता है। तो कार्सिनोजेनेसिस जो है ना मैकेनिज्म नॉट येट क्लियर, तो अभी तक इसका जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है बॉडी के अंदर, जिससे ज़रिए से ये कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने पहले बताया भी था आपको कि जब कोई केमिकल कंपाउंड आपके अंदर एंटर होता है तो बॉडी कन्वर्ट करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उसे हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है तो उसकी वजह से उसमें जो है एक्टिवेशन भी हो सकती है। देन आता है जी एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं ताकि ना जो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन के जरिए से जो नुकसान जाती है हमारे फूड को, उससे बचाया जा सके। मोस्टली हम ऑयल्स वगैरह को यूज करते हैं जिसमें फैट्स वगैरह यूज किया जाता है। तो फैट्स आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो वो ना अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे उसका फ्लेवर और जो है ना अल्टीमेटली ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीडेशन कॉजेज कलर एंड फ्लेवर चेंजेस एंड रिड्यूसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मटेरियल्स। So atmospheric oxidation mainly degrades fats, fatty portions of foods, results in destruction of vitamins A, D, E, K and C, essential fatty acids, और इसके बाद उसमें pungent smell आती है और offensive odor आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ फैट प्रिजर्वेशन है, और दो किस्म के हम यूज करते हैं, नेचुरल है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो थोड़ा सेफ तो हैं लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस ज़रा कम होती है। सिंथेटिक जो है उनका नुकसान भी है ज़्यादा करने से इस्तेमाल, और उनकी इफेक्टिवनेस भी ज़रा है। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है उनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो दे शुड बी लो टॉक्सिक, then effective in low concentration है, contribute no objectionable flavor, odor or color, and must be FDA approved। तो ये सारी की सारी चीजें जो ना इनकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। और हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी, नेट ने हिस्ट्री ली है और दोबारा से कनेक्ट हुआ है, तो मैं दोबारा फिर आ गया हूँ। तो इसको हम अब करते हैं दोबारा से शुरू। तो बात में कर रहा जी, हाँ जी
अस्सलाम जी। सर जी वो डेट शीट है। अच्छा, तो बात करता मैं स्कॉबिक एसिड का। स्कॉबिक एसिड हम लोग सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं और इसका हमारी बॉडी में रोल है जी, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। हमारे अंदर जो एंजाइम सिस्टम काम करते हैं जो कि अगेंस्ट ऑक्सीडेशन काम कर रहे होते हैं, उनको ये स्ट्रेंथन भी करता है। तो ये जी एग्जिस्ट एज स्कॉबिक एसिड एंड डीहाइड्रोस्कॉबिक एसिड है। दो फॉर्म्स में है, अपनी रिड्यूस फॉर्म में जिसे हम स्कॉबिक एसिड बोलते हैं, और ऑक्सीडाइज फॉर्म जिसे हम डिहाइड्रोस्कॉबिक एसिड कहते हैं। So considered as nutrient as well as antioxidant, water soluble and unstable in basic conditions, reduces cadmium toxicity, excess doses जो है इसकी prolonged retention time of organic mercury compound in a biological system। तो इसकी अगर ज़्यादा डोज है तो उसकी वजह से मतलब आपकी जो मर्करी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मतलब मर्करी की जो अब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ओवरडोज इफेक्ट जो है इंड्यूस रेस्पिरेशन है, नर्वस टेंशन एंड लोअर पल्स रेट हो सकता है। और WHO के मुताबिक जो है आपको लेस देन 1.15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम ले सकते हैं स्कॉबिक एसिड। और कुछ जगहों पे तो ये भी हुआ है कि डायबिटिक हुआ है, मतलब रैट स्टडी की गई, उसमें जब ये स्कॉबिक एसिड को इंजेक्ट किया गया तो रैट्स के अंदर ना डायबिटिक कंडीशन भी पाई गई। So no such factor in oral intervention in any form or dose. Then ascorbic acid readily oxidized into dihydroascorbic acid, reduced back to ascorbic acid, और ये सारा का सारा काम जो है ना वो ग्लूटाथायोन जो है ब्लड में उसको ये रिसाइकल करने के लिए करता है। तो ये इसकी मैंने यहाँ पे एक आपको पाथवे दिखा रहा हूँ कि स्कॉबिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोस्कॉबिक एसिड में, और उसको जब हम वापस स्कॉबिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान हमारा जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल जो है ना वो डेवलप होता है। देन एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसमें आता है जी टोकोफेरोल है, विटामिन ई से बोलते हैं, एग्जिस्ट इन प्लांट स्पेशली इन लेथस अल्फा अल्फा, और चेंजेस येलो और डार्क ब्राउन ऑन सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो उसकी वजह से वो येलो या डार्क ब्राउन हो सकता है। रेडली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रिफाइनिंग,
रिफाइनिंग जब करते हैं ऑयल्स की तो उस वक्त ये डिस्ट्रॉय होता है, मेक्स ऑयल्स अनस्टेबल और फॉर फोर्टिफिकेशन। तो इसको आमतौर पे फिर ना जो हम लॉस कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, उसको दोबारा से वापस करने के लिए हम इसमें फोर्टिफिकेशन करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं खुद से। सो ओवरडोज इफेक्ट्स जो है ना उसकी वजह से हेडेक हो सकती है, नोजिया, फटीग है, डिजीनेस है एंड ब्लड विजन हो सकती है। और WHO जो है उसके मुताबिक 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हम ले सकते हैं, इसका नुकसान नहीं है। देन आता जी प्रोपाइल गलेट, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और सिंथेटिक वन है, यूज्ड इन वेजिटेबल ऑयल्स हैं और बटर में हम यूज करते हैं। और ये 10 to 16 मंथ्स एट द 2 to 3% लेवल जो है ना 40% ऑफ द रैट्स डाइट, अगर ये स्टडी की तो उसमें 10 से 16 मंथ के लिए 2 to 3% दिया गया उनको लगातार, तो उसमें 40% जो रैट्स थे वो डाई हो गए। इसका मतलब है कि इसका इस लेवल पे इफेक्ट है, यानी कि LD50 इसकी तकरीबन 2 to 3% है। देन इसकी वजह से क्या होता है जी, एक्सटेंसिव किडनी डैमेज होता है, क्योंकि आपको पहले बताया कि जितना भी ये आपके अननेसेसरी कंपाउंड होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे किडनीज को और लिवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। देन आता है जी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीएनोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, तो ये भी सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आमतौर पे ऑयल्स के अंदर। तो यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड एप्लीकेशंस और 1.4 to 4.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम इसको यूज करते हैं और एडमिनिस्ट्रेड फॉर 4 वीक्स है, कॉजेज माइल्ड डायरिया, एक्सेसिव डोज एंड यूज उससे क्रॉनिक एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, डैमेज टू द मेटाबॉलिक सिस्टम हो सकता है। तो मतलब मोस्टली ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसके अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे थे इनके साथ ये इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के मिसाइल और जितने भी आपके ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं या जो भी हम एडिटिव यूज कर रहे हैं, इनकी अभी भी प्रॉपर जो है ना मैकेनिज्म नहीं पता चल सका कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, क्योंकि ये केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो नेक्स्ट आता है जी स्वीटनर्स। उसमें सबसे पहले सेकंड आती है जो कि अब बैन हो चुकी है, इस्तेमाल नहीं करते और ये आमतौर पे 300 to 500 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, और ये ब्लैडर कैंसर का बायस बनती है और ये इसीलिए बैन की गई क्योंकि ये कैंसर का बायस बनती है। और इसकी रिकमेंडेड डोज जो थी वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हवाले से इसको यूज किया जाता था। देन आता है जी सोडियम साइक्लोमेट, उसके बाद अगली जो आई वो सोडियम साइक्लोमेट है, ये अभी भी यूज हो रहा है और ओडरलेस पाउडर है, 30 टाइम्स स्वीटर है और रिजल्ट्स इन कैपिलरी ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स, और ये ट्यूमर्स का बायस बनता है, ठीक है ना, कैंसर का बायस बनता है। और रिजल्ट्स देन साइक्लोहेक्सेल हेक्सामाइन सॉरी साइक्लो हेक्साएलानाइन जो है ना ये वेरी टॉक्सिक है, LD50 इसकी 157 मिलीग्राम पर केजी है और जो 1968 में FDA बैन ड्यू टू टेट्रोजेनेसिटी, मतलब ये फ्यूटस को नुकसान पहुंचाता है। देन आते हैं जी कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स में आते हैं जी कि हम आमतौर पे कुछ इंसेक्ट्स से लेते हैं, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ जो है हम प्लांट से लेते हैं, जैसे कि शुगर बीट है, ये जो चुकंदर है उससे भी हम कलरिंग एजेंट लेते हैं। तो जितने भी आपके नेचर होते हैं ना वो जो आपके काफ़ी हद तक कह लें कि वो अनस्टेबल भी होते हैं बाज़ दफ़ा, और सिंथेटिक ना काफ़ी तक स्टेबल होते हैं। तो इसलिए आमतौर पे लेकिन ये सेफ होते हैं आपके जो नेचुरल जो होते हैं। नेचुरल में आमतौर पे शुगर बीट से लेते हैं, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं उनको भी ग्राइंड करके हम लेते हैं, जैसे कि कॉकनियल इंसेक्ट है, ये ऊपर आपका नजर आ रहा होगा, तो ये सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, तो इसको वो ड्राई करके इसका पाउडर में आ जाता है, उससे कलर होता है। इसके अलावा लाख डाई है, ये आमतौर पे यूज की जाती है लकड़ी को रंगने के लिए भी, और आमतौर पे कुछ फूड के अंदर यूज करते हैं। तो ये जी नेचुरल डाई इज नॉट क्लियर लेस वैरायटी है, मतलब ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ कलर कम है। सिंथेटिक कलर जो है ना उसमें बहुत सी वैरायटी हमें मिलती है, हर तरह का कलर आपको मिलेगा, तो मुख्तलिफ तरह के कलर जो है ना वो डेवलप किए जा चुके हैं। देन कलरिंग एजेंट्स में आता है जी एजो ग्रुप है, लार्ज क्लास ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज हैं,
तो एज ए ग्रुप्स कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है नाइट्रोजन इसमें है, और कैन बी आइदर जो इसमें आर ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट कैन बी अराइल और अलाइल। तो अराइल ग्रुप जो है ना वो ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग कंपाउंड्स, ठीक है ना, तो उसे हम अराइल ग्रुप बोलते हैं। तो एजो डाइस जो टू टाइप्स की होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है ना, या नॉन वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो वाटर सॉल्युबल होती हैं, दे आर लेस टॉक्सिक बिकॉज दे आर मोर रेडली एक्सीडेड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं तो हमारे बॉडी में ज़रा नहीं वो रिजाइड रहती, बल्कि बॉडी इसको बाहर निकाल देती है जल्दी। लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल हैं वो इतनी ज़्यादा पानी में हल ना होने की वजह से उनको बॉडी अनएबल टू एक्सीड आउट ऑफ इट, तो इसलिए इसको हम कम यूज करते हैं। सो रिड्यूसिंग बॉडी कन्वर्शन विद द एक्शन ऑफ स्टेफिलोकोकस बैसिलस एंड Proteus है species to form the toxic amino groups। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरिया है ना वो उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन डाइमेथाइल अमाइनो एजोबेंजीन जो है ना बटर येलो कलर इसका होता है, ये भी कार्सिनोजेनिक है। देन आता जी एमरल्थ आता है। एमरल्थ जो है ना वो आपका जो फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर उसका जो नंबर है वो रेड नंबर 2 लिखा गया है, क्योंकि फूड में यूज करते हैं, ड्रग्स वगैरह के अंदर और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये ट्राई सोडियम सॉल्ट है एंड एजोडाई है, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। वाटर सॉल्वेंट इसकी 12 ग्राम पर 100 ml है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। FAO और WHO रिकमेंडेशन इसकी 1.5 मिलीग्राम पर kg है and multiplies into amine derivatives in vivo reduced by aqueous D-fructose and D-glucose at elevated temperatures to form a mixture of hydroxoamine species जो कि टॉक्सिक होती हैं। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी हम कल करेंगे क्योंकि टाइम लेक्चर का खत्म हो रहा है। तो इसमें अगर कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ लीजिएगा। ये जो बुक है जहाँ से मैं करवा रहा हूँ वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे अभी, तो वो भी जरा एक दफा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बुक जो मैं आपको जस्ट शेयर कर लूंगा जाके ना, जो आप उसको मैं